मार्केटिंग मैकेनिज्म चाहिए, फ्यूचर मार्केटिंग चाहिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में यह होना चाहिए कि इस वक्त जैसे दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मैं 2 साल बाद ये चीज काश्त करूंगा, मुझे ये रेट मिलेगा। पाकिस्तान में तो उसी दिन काश्तकार को नहीं पता होता। पाकिस्तान में तो काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। पाकिस्तान में काश्तकार की क्या जिंदगी है? कभी मीडिया ने मुझे आज तक कोई एक क्लिप दिखा दे कि किसी हमारे एंकर साहब ने बैठ के कहा हो कि काश्तकार जब रिटायर होता है, जब वो बूढ़ा होता है, उसके लिए क्या बारात है, उसके बच्चों के लिए क्या बारात है? कहीं है कि उसके बच्चों का एडमिशन हो कि वो किसान का बेटा है, कहीं उसको मुलाजमत मिले वो किसान का बेटा है, कहीं उसको घर बना के दिया हो किसान का बेटा है, कोई कॉलोनी बनी हो कि किसान कॉलोनी है। बाकी सब के लिए होगा। किसान अगर बीमार हो जाए, क्या उसको कोई बारात कहीं मिलती हो? देखे ना, काश्तकार को, किसान को पाकिस्तान में इंसान और पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया गया। हालांकि ये किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। ये किसान तो मुहिब वतन है, क्योंकि अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी तालीम इधर, जायदाद इधर, औलाद इधर, ईमान तक इधर है उसका। इसलिए वो हम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, हम अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं। आप यकीन कर लें कि हमारा कारोबार कोई इतना मुनाफा बख्श हमारा कारोबार नहीं है। हम ज़्यादातर सालों में नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम थोड़ी खा के अपना पेट भर लेते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जिनका पेट भर तो नहीं सकता, फट सकता है, भर नहीं सकता। काश्तकार हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और हम आज अपने मुल्क के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे रकबे आबाद हो जाए, हमारा मुल्क शादाब हो जाए। क्या पाकिस्तान और इम्पोर्ट कंट्री हो ज़राअत में? आपकी टोटल जो एक्सपोर्ट है इस वक्त, टोटली एक्सपोर्ट, वो $31.5 बिलियन है। उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा $24 बिलियन है। बाकी आपके पास है क्या ज़राअत के अलावा? आपके पास सिर्फ ज़राअत ही ज़राअत है। अगर अब ज़राअत पे तवज्जो ना दी, ज़राअत के लिए कुछ ना किया, तो मैं अगले साल बड़े भयानक देख रहा हूं। इस दफ़ा हमारी गंदम का नुकसान हुआ है, हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौसमी तब्दीली पे हमें काम करना चाहिए इस वक्त। आज क्या इस मौसम में जालाबारी है, इस मौसम में बारिशें, ये करीब कहाँ से कहाँ? डॉलर तो है नहीं कि आप बाहर से अब इम्पोर्ट करें। मैं वाजे बता रहा हूं कि अगले सालों में गंदम इंपोर्ट करना बहुत महाल हो जाएगा। मुख्तलिफ चीजों हमें जो रिपोर्ट मिलती है, जो बाहर से चीजें आ रही हैं, एलसीज नहीं खोल रही, क्या करेंगे हम? इसलिए मैं मीडिया से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आए मिलकर हाथ मिलाएं और पाकिस्तान की ज़राअत के लिए काम करें। पाकिस्तानी काश्तकार को इस यूरिया की लाइनों से निकालें ताकि वो जाके अपना काम करें। पाकिस्तानी काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कभी इस पे बात कोई नहीं करता। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में, कोई 700-750 रुपए में, हमें 3000-3200 में मिल रही है। इंडियन काश्तकार को डेली, इंडियन पंजाब में डेली 8 घंटे बिजली मुफ्त है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। वहां डीजल सब्सिडाइज, पेस्टिसाइड सब्सिडाइज, वहां पे फास्फोरस जो डीएपी वगैरह खाते, जो फास्फोरस खाते जितने भी हैं वो सब्सिडाइज हैं। हमारी डीएपी का रेट को 11-12 हज़ार रुपए है। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में वो 3,500 की मिलती है। बाकी हुकूमत सब्सिडी देती है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है। मैं वाजे कह रहा हूं, अब बॉर्डर सिक्योरिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी हो गई है। अगर फूड सिक्योरिटी होगी तो सब कुछ होगा। अगर आपके घरों में खाने के लिए होगा तो सब कुछ होगा। अगर घरों में खाने के लिए नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मसाइल ही मसाइल हो गए। आज वक्त है, मैं तमाम हुक्मरानों से, मैं आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए आप चाइना का मॉडल अपनाएं। जिस तरह आपने बलूचिस्तान में जमीनें आबाद कर काश्तकारों में तकसीम की है, इस तरह बाकी बलूचिस्तान सारा खाली पड़ा है, सारा बलूचिस्तान खाली पड़ा है। और कुदरत ने हमें बलूचिस्तान की जमीन कैसी दी है जी? दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहां पे आप हर चीज ऑर्गेनिक उगा सकते हैं। दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां के उगाए हुए सीड क्वालिटी वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, वो बलूचिस्तान है। आज वहां पे कच्ची कैनाल इस वक्त बंद पड़ी है, सिवाय पाक फौज के उसे कोई नहीं जाके चलाएगा। ये भी मैं आपको वाजे कर रहा हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उन काश्तकारों के लिए, खुदा के लिए, उससे तकरीबन मुल्हिका 1-2 लाख एकड़ जमीन है जो आबाद जमीन है, वरना वो ऐसी बंजर पड़ी रहेगी। क्योंकि आज इमरजेंसी की कैफियत है। पाकिस्तान में जब भी इमरजेंसी होती है तो हम पाक फौज को दावत देते हैं। अगर सैलाब आ जाए तब भी, टिड्डी दल आ जाए तब भी, जलजला आए तब भी,
جب سیلاب میں ہماری مائیں بہنیں سب تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کو جا کے وہ امداد پہنچاتے ہیں, زلزلے میں وہ آ کے کام. آج زرعی ایمرجنسی ہے, یہ ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سیلاب سے ایک تھوڑے علاقے میں نقصان ہوتا ہے, زلزلے سے خدا نہ خاص اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاص تھوڑے علاقے میں فوڈ سیکورٹی سے پورے ملک کا امن و امان تباہ ہو جائے گا. اگر ہم نے آج اس پہ کام نہ کیا تو یقین کر لیں کہ آنے والی نسلیں بھی ہمیں بد دعائیں دیں گی. یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں, بیٹھ کے بات کریں کہ ایگریکلچر کو ہم آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 40 سالوں سے پاکستان میں زراعت پہ کوئی کام نہیں ہوا. آپ سب ملتان کے رہنے والے ہیں جتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. 10 ماہ سے ہمارے سائنسدانوں کو وہاں تنخواہیں نہیں ملی. کیا کوئی اور ادارہ ہے, کوئی منسٹر ہے جس کو تنخواہ نہ ملی ہو؟ پرائم منسٹر کو تنخواہ نہ ملی ہو, آرمی چیف کو تنخواہ نہ ملی ہو, چیف جسٹس کو تنخواہ نہ ملی ہو. میں چاہتا ہوں چیف جسٹس اس پہ سو موٹو لے کہ ہم نے ریسرچ کو کیوں جان بوجھ کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹرنیشنل کوئی سازش بھی ضرور ہے. میرے خیال میں ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے, کیونکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہمارے پاس تھی, لائل پور یونیورسٹی. جب انڈیا میں لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو ماڈل لیا گیا لائل پور یونیورسٹی کو, جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے. ہم نے اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی, اپنے بچوں کو بابو بنانا شروع کر دیا. 60 کی دہائی میں ایک ایگریکلچر کمیشن بنا. اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ پتوں کی سے لے کے رحیم یار خان تک کوئی شوگر مل نہ لگے. یہ کاٹن ایریا ہے, ساری شوگر ملیں وہیں پہ لگ گئی. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آج ہم ان کے پاس کھانے کا کوئی نہیں ہے. ہمارے دیہاتوں میں جو کسان رہتے ہیں, نہ ان کے گھر کے حالات اچھے, نہ ان کے کھیت کے حالات اچھے, نہ ان کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے, نہ ان کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے. وہ بیچارہ کیا کرے, پھر بھی آپ کے لیے کام کرتا ہے, پھر بھی اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے, پھر بھی آج وہ اپنے ملک کے لیے, اپنی فوڈ سیکورٹی کے لیے آج آپ کے پاس حاضر ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم کسان, کیونکہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے, اس کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچانا, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, دل جوئی سے کرتے رہیں گے. ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے صرف اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک اسی مہینے میں رمضان شریف میں بنا تھا. میں اسی رمضان کا واسطہ دیتا ہوں حکمرانوں کو کہ خدا کے لیے زراعت کے بارے میں سوچو, اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے بارے میں سوچو, اپنی ذاتی جنگیں چھوڑو, آئیں اس بھوک افلاس کے ساتھ مل کے جنگ کریں. ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم سب سے ملنے جائیں گے, ہم سب پارٹیوں سے جا کے بات کریں گے, ایک ایک کے پاس جائیں گے, جا کے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے ایجنڈے میں زراعت کو شامل کرو, فوڈ سیکورٹی کو شامل کرو. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا, جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سیانے. اگر آپ کے پاس گندم نہیں ہوگی, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا, صحیح سبزی آپ کو نہیں ملے گی, صحیح دودھ آپ کو نہیں ملے گا. یہاں پہ لائف سٹاک پہ کوئی کام نہیں ہوا. آج ہمارے فشریز کے دوست جو فش پیدا کرتے ہیں, میں یقین کر لو ان کی پریشانی, ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے تکلیف نہیں بتا سکتا کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کئی گنا بڑھ گئی ہے, لیکن ان کی مچھلی کا ریٹ نہیں بڑھا. حکومت نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. آپ کو ایک اچھا میٹ, اچھا کھانے کو ملتا ہے, اب وہ بند ہو رہے ہیں. تقریباً اس سال 30% بند ہو گئے اس دفعہ. یہ مچھلی اگلے دفعہ کم ہوگی. تو اس کام ہے حکومت کے سوچتے تھے. وہاں بھی ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ اس لیے نہیں ہے, اب یہ دیکھیں کہ ہمارے فارمر کی, فش فارمر کی جو پیداوار ہے وہ ہے 30 سے 35 من پر ایکڑ. دنیا 200-250 من تک چلی گئی ہے, ہم وہی کھڑے ہیں کیونکہ ریسرچ نہیں ہے. ہمارے دودھ کی پیداوار 5 لیٹر 6 لیٹر تک گئے گی, دنیا 70 80 90 لیٹر 100 لیٹر تک چلی گئی ہے, کیونکہ ریسرچ نہیں ہے. ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کی, ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہماری پارلیمنٹ میں دفاع کس کا ہوتا ہے؟ ایک کھڑا ہوتا ہے عمران خان کا دفاع کرتا ہے, ایک نواز شریف کا کرتا ہے, ایک زرداری کا, ایک بلاول کا. پاکستان کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان کے وارث ہم کسان ہیں, ہم مزدور ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان کے رہنے والے ہیں. ہم پاکستان کے فوڈ سیکورٹی کا دفاع کے لیے نکلے ہیں. ہمارے بس میں اور تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہم صرف اور صرف فوڈ سیکورٹی پہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پوری ہر جگہ پہ آواز پہنچائیں گے, آپ کے دوستوں کے تھرو آواز پہنچائیں گے. اور میں آخر میں ہاتھ جوڑ کے سب کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے
खुदा के लिए ऐसा मौका दोबारा ना हो कि मेरी माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे लाइनों में लगी हों और वहाँ पे शहादत भी नोश कर रही हों और वहाँ पे बच्चे पैदा कर रही हों लाइनों में लाके। इससे बड़ी हमारे लिए बदनामी पूरी दुनिया में से ज़्यादा और कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती। यकीन कर लें, क्या हो सकता है किसी बड़े की माँ बहन वहाँ के खड़ी हो, किसी अमीर की माँ बहन उस लाइन में पुलिस वाले हाँक रहे हो उसको डंडे उठा के कि लाइन सीधी करो? ऐसा मुमकिन है? हालांकि वो भी पाकिस्तानी है, वो भी इंसान है, वो भी मुसलमान है, हकूक सब के बराबर है। लेकिन माजरत के साथ कहूँगा, यहाँ गरीब को कहीं भी मुफ्त और बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। आज हम उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि खुदा के लिए ऐसे मौके पैदा ना करो कि वो बेचारी अगले साल फिर मरने के लिए वहाँ पे आ जाए। अभी से सोचना होगा। बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपने जिद्दत की बात की और जिस तरह सऊदी अरेबिया ने अपने वाटर रिजर्व को अलहदा करके और सेंट्रल पिवट सिस्टम के जरिए उन्होंने बहुत सारे रकबे आबाद कर लिए, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे कुछ जगहों पे हो रहा है, लेकिन ये इतना मतलब कॉस्टली है, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि उस बड़ी टरबाइन को बिजली के ऊपर चलाए, उसको सोलर पे चलाया नहीं जा सकता। तो इस सेंट्रल पिवट सिस्टम ही एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए हम अपनी गंदम की किल्लत को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी बड़ी देखिए मैं आपको अर्ज करूँ जी, जिस तरह हमारा ये रोई है, चुलिस्तान है, ये सारा जो एरिया है, चाइना के पास सेम यही इलाका है। चाइना ने बड़ी ही छोटी सी एक मशीन तैयार की है जी, बहुत महंगी भी नहीं है, पाकिस्तानी वो 20-25 लाख की होगी, जिसमें वो चलती है, कोई हल नहीं चलाते, वो कोई हल नहीं चलाते, वो मशीन चलती है और नीचे प्लास्टिक बिछाती है, ड्रिप बिछाती है, सीड लगाती है और ड्रिप के जरिए उसको पानी देते हैं। और दुनिया की वो बेस्ट कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन उन्होंने पैदा करनी शुरू की है वहां पे, दुनिया की बेस्ट। देखिए जी, मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि हम एक मुनज़्ज़म इदारे को क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहां आके करें। और अगली बात यह है कि एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि उस इदारे का इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म का कोई 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा, ना ही उनके नाम कोई जमीन ट्रांसफर होगी। इसी तरह जी नहीं, जो मेरा जेवी देखा जो रिटर्न साइन हुआ है, हाँ ना, देखिए वो लास्ट नहीं, एक मिनट मैं आपको सर मेरी अर्ज सुने। हाँ, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। जब तक इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को आप शामिल नहीं करेंगे कामयाबी नहीं होगी जी। उन सबको शामिल होना चाहिए, नहीं वो शामिल कर रहे हैं सबको। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इसमें चाइना को भी लाना चाहिए, मैं आपको अर्ज करूं जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज को भी आना चाहिए। इसमें जो हमारे यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री है, जो भी उसमें शामिल होना चाहे उसमें आके शामिल हो। जब तक वो लोग शामिल नहीं होंगे, हम जदीद काश्तकारी, आम फार्मर वो जदीद काश्तकारी नहीं कर सकता। जब वो आएंगे, वो शामिल होंगे, वो मशीनरी लाएंगे, वो सारी मशीनरी आम छोटे फार्मर तक भी वो किराए पे पहुंच सकेगी। देखें जी, जब तक आप जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है जी? जॉइंट वेंचर का मतलब यही है कि सब मिलके करें। जब तक आप नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, आपकी ऑन एवरेज गंदम की पैदावार यहाँ की है 30 मन, हमारी दुनिया 100 मन तक चली गई है। हमारी कपास की पैदावार 10-12 मन है, दुनिया 60-70 मन ले रही है। वजह वहां पे जदीद रिसर्च लाई गई, जदीद मशीनरी लाई गई। हमारे पास तो ट्रैक्टर भी 50 साल पुराना है जी। हमारे काश्तकार में हिम्मत नहीं है, मैं खुद एक काश्तकार हूं, मेरा काश्तकारी सिर्फ प्रोफेशन नहीं, मेरा शौक भी है। मैं बड़ा जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन काश्तकारी लाश के पे करता हूं। मेरी हिम्मत नहीं है मैं वो मशीनरी खरीद कर सकूं। हमें ऐसी कंपनी आनी चाहिए पाकिस्तान में जो आके रेंट पे भी काम करें। पाकिस्तान में, दुनिया में ऐसे ही है, स्प्रे करवाना है, हल चलवाना है, रूटावेट करवाना है, तो वो कंपनीज आती है। हमें कॉर्पोरेट सेक्टर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर ना लेके आए, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, जब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे एग्रीकल्चर में, हमारा गुजारा नहीं उस वक्त तक। कानून साजी करनी पार्लियामेंट ने, हम आप पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी कानून साजी की जाए कि कोई ज़राई रकबे पे कानूनी ना बन सके जब तक पार्लियामेंट नहीं करेगी। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है कौन तो हो जा फयकून, पास हो गया। इंसान जब वो काम करता है तो तजवीज़, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल हर चीज़ का सामना है। क्या इस मुल्क में कोई इंसाफ लेना, कोई काम करना आसान है? नामुमकिन है। यहाँ पे किसी को मुफ्त बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। देखिए ना, मैं अगर जहाँ तक किसान की बात है, मैं आज तक उसको सही इंसाफ लेकर नहीं दे सका। बहुत सारी चीज़ों में हमने कुछ मराहत ली, बाद में वापस हो गई, कुछ ली फिर वापस हो गई, फिर ली फिर वापस हो गई, यानी ये सिलसिला चलता रहा है। सर आप तो यकजा ही नहीं हुए किसानों के लिए, आप तो ग्रुपों में तकसीम हो गए। नहीं वो देखिए मैं आपको ग्रुपों में तकसीम, मेरी यार सुनो, क्या आपको खिलाएंगे? मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे पता है, छोटा सा किसान हूँ मैं, मुझे पता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। ये जिम्मेदार बैठे, इनसे पूछ लें, इनकी जमीन है। देखिए जहां तक मेरी यार सुनो,
जहां आप तक बताएं, नहीं नहीं आपको बेहतर पता है, आप ये जहां तजवीज़ तक क्यों नहीं देते कि किसानों के लिए आसानियां पैदा की जाए, सीट सस्ती की जाए, शर्ट जेली है, सीट जेली है, खाद जेली है, उसके हवाले से आप अच्छा। किसानों के लिए क्या किरदार अदा किया है, ठीक है ना। अब आए रोज अखबार में आता है कि जी फलां दवाई पकड़ेंगे किसान का मेरी फसल जलेगी है, इसके लिए क्या किया आपने बताया? देखिए मैं आपको वो क्या करते हैं, उठा के डीलर से दवाइयां लेता है, स्प्रे करता है, फसल उसकी जल जाती है, फिर वो रो रहा होता है, बैंकों का डिफाल्टर वो होता है, उसके लिए आपने क्या किरदार अदा किया? सर उसी का मुकदमा हमने आज तक लड़ा जी, आज तक उसका मुकदमे से हट के नहीं मैं आज भी मैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो जी। मेरे ख्याल में मैंने अभी बात की है कि जिस मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला सीड है जी, नंबर 1 इशू सीड है जी, नंबर 1 पे मैंने आते यहाँ पे बात की है कि हमें गंदम के सीड के लिए 10 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें कपास के सीड के लिए 1.5 से 2 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए, इसके बगैर सर्टिफाइड सीड नहीं दे सकते। दुनिया में अगले दिन मुझे एक प्रोफेसर मिला यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, वहाँ 100% सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल होता है गंदम का, बाकी तमाम चीज़ों का। यहाँ पे पता क्या है जी, 10 से 15% पैदावार में कमी की वजह क्या है? रिसर्च नहीं है। लेकिन अब मेरा एज ए किसान इत्तेहाद ये काम नहीं है, मैं अपने काम गिनवा देता हूँ आपको। GST के अलावा बाकी मैं रिसर्च के लिए आपके बात कर, NARC इस्लामाबाद वाला, अगर वहाँ पे कॉलोनी बन रही थी, वहाँ शेलिंग हमने बर्दाश्त की थी, लाठीचार्ज बर्दाश्त किया था, वो ज़मीन किसानों को नहीं मिलनी थी, वो रिसर्च पे रहनी थी, वो हो गया था, हमने वापस ली। आपका मुल्तान सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पुलिस को कब्जा दे दिया गया, उस ज़मीन का कब्जा दे दिया गया, कोई साफ़ी नहीं उठा, कोई सियासतदान नहीं उठा, कोई नहीं उठा। हमने उसके लिए लाहौर जाके शेलिंग बर्दाश्त की, कब्जा हो गया था सब में उनका। अगर जी नहीं अब साफी सर जो जंग आप सर जो आप लड़ सकते हैं मेरी, जो आपने कलम से, एक मिनट मेरी, जो आप कलम से लड़ सकते हैं ना, जिस हद तक आप लड़ सकते हैं उतनी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जितनी अचीवमेंट आप ले कैसे जा सकते हैं, पूरा मीडिया चेक करें, हमारा चेक करें। अच्छा, हमने जाके वहां पे लाहौर जाके प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। अच्छा, वो ज़मीन उनको वापस भेजा, हमने वो ज़मीन वापस ली, 1400 एकड़ वो ज़मीन वापस ली, ये ज़मीन वापस ली। एक हाल बता जिसमें हम नाकाम रहे हैं, हमारा रिसर्च का बजट 50 साल से एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है।